स्वार्थ का आईना। शालिनी खुशी से बोली, देखा, माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना। और एक पंथ दो काज हो गए। बेटे बहू को लगा था कि फोन कट चुका है, लेकिन बूढ़ी माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर जो हुआ वो तो कल्पना से भी परे था। आज सुबह सुबह जब अमित अपने पालतू कुत्ते टफी को घुमाकर घर लौटा, तो उसकी पत्नी शालिनी, जो बर्तन धो रही थी, गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ शालिनी, किसी बात से नाराज हो क्या? अमित ने पूछा। शालिनी मुंह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और एक हम हैं जिन्होंने भारत भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे ऋषभ और नव्या भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं जो टस से मस नहीं होते। शालिनी बोलती जा रही थी, लेकिन अमित को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए वो चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर शालिनी बोली, कल ही मेरी सहेली का फ़ोन आया था। फ्रांस घूमने गए हैं वो लोग। ये देखो, एफिल टावर की ऊंचाई से फ़ोटो खींचकर भेजी है मुझे। क्या नज़ारा दिखता है ऊपर से। सोचो, अगर फ़ोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में कितना मज़ा आता होगा। शालिनी ने अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए अपने पति अमित से कहा। अमित बोला, अरे शालिनी, इन हाई सोसाइटी लोगों का क्या ही कहना। उनकी जो इच्छा होती है उस पर लाखों खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर है, जो अपनी फ़ोटो दिखा दिखा कर दूसरों के घरों में आग लगाती फिरे। अमित ने कहा तो शालिनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, अरे मैं कहाँ पेरिस जाने को कह रही हूँ। कम से कम भारत तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग। लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फ़र्क कहाँ पड़ता है। मैं जो मर्जी बोलती रहूं, आपको तो इत्मीनान से अपनी अखबार पढ़ने से मतलब है। इस मुई अखबार से फुर्सत मिले तो ही कुछ सोचेंगे ना। शालिनी ने गुस्से में कहा। अमित बोला, अरे तुम मेरे अखबार के साथ सौतन सा व्यवहार क्यों करती हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो आ जाने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। ऐसा कहकर अमित ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन अमित जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाएं ही उड़ी हुई थीं। निराश और उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे देखकर शालिनी परेशान होकर बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो अमित बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए अमित ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। बच्चों ने प्रश्नसूचक निगाहों के साथ लिफाफा खोलकर देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर शालिनी बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला तो शालिनी ने वो लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अविश्वसनीय भाव भंगिमा से उसने अमित की ओर देखा और बोल उठी, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो अमित मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और विदेश घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। यह सुनकर शालिनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर अमित ने कहा, तो मैडम कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी ही कर ही देगा आपका निठल्ला पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया आपने, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर द बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बताकर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर शालिनी ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास।
सोचते हुए शालिनी रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की ही बात चल रही थी। तभी अमित बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊँगा। तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो। जिसे जो भी कुछ खरीदना है कल ही खरीद कर ले आएंगे। अमित के इतना कहने की ही देर थी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता टफ़ी भी भौंकने लगा। उसी समय अमित और शालिनी का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर अमित बोला, शालिनी, हम विदेश जाएंगे तो टफ़ी को कहाँ छोड़ेंगे? फिर शालिनी भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी, टफ़ी को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि शालिनी कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फ़ोन लगाकर अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? शालिनी ने पूछा तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब भी ठीक हैं। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आता कि टफ़ी को कहाँ छोड़े। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती। तो शालिनी की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी, वो क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी मायके गई हैं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो यह काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ, याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर शालिनी ने बूझे मन से फ़ोन रख दिया। अगले दिन अमित ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर घर लौटा। अरे अमित, टफ़ी को कहीं छोड़ने का इंतज़ाम हुआ या नहीं? शालिनी ने पूछा तो अमित बोला, नहीं शालिनी, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 2000 एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? शालिनी ने हैरानी से पूछा तो अमित बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा, वो भी कम से कम एक दिन के 1000 लेगा और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। यह बात सुनकर शालिनी और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर अमित बोला, अगर कोई इंतज़ाम ना हुआ तो हमें विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। यह सुनते ही उनका बेटा ऋषभ बोला, मुझे पता था पापा ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर नाराज़ होकर वो अपने कमरे में चला गया। फिर शालिनी बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। तभी अमित बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती हैं, वो भी अकेली? तो शालिनी ने कहा, अरे अमित, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ भी आ जाएंगी तो ना तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही टफ़ी की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया जाएगा। शालिनी की बात सुनकर अमित बोला, अच्छा, लेकिन शालिनी, तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आँख नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ बुलाया तक नहीं। हम यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वो बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो शालिनी बोली, वो सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हमें उन्हें अपने घर और टफ़ी की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फ़ोन लगाओ, मैं सब संभाल लूँगी। कहते हुए शालिनी ने अमित के हाथ में फ़ोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रही थी, विद्या देवी ने कहा। तो अमित बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती। तो विद्या देवी बोली, अरे नहीं बेटा,
तुम ही शालिनी और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ। मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी अमित के हाथ से फ़ोन लेते हुए शालिनी बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर ही लुटा दोगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी आपके प्यार की ज़रूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ। विद्या देवी ने कहा तो शालिनी बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा माँ जी? आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे। ऋषभ तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे जिद पकड़कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बितानी हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ, आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया, यह देखकर तो विदा देवी मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। वह खुद को रोक ना पाई और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 2 वर्ष पहले विदा देवी के पति का देहांत हुआ था। जब वह जीवित थे तो पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। यूं तो सरल स्वभाव की विदा देवी पति के जाने के बाद गांव में अपने घर में अकेली रहती थीं, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानियाँ सुना करते थे। गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती तो विदा देवी हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहती थी और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्च निकालने के लिए काफ़ी होती थी। बेटा बहू के घर जाने के लिए विदा देवी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया बर्फ़ी और कुछ नमकीन स्नैक्स बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसन को भी बुला लिया। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव को लोगों को सौंपकर विदा देवी ट्रेन में बैठ गई और लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद बेटे के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनका बेटा बहू पोता पोती बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। वह ट्रेन से उतरी और बेटा बहू ने पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर विदा देवी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थी। सब लोग गाड़ी से घर पहुँचे और घर का दरवाज़ा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर टफ़ी उन पर भौंकने लग गया, लेकिन विदा देवी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वो बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर शालिनी तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उनके जाने के बाद टफ़ी को विदा देवी को ही तो संभालना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली विदा देवी बेटा बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थी। अमित उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था तो वही दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगा कर रखा ध्यान। 3-4 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन शालिनी विदा देवी को घर का सारा काम समझाने लगी। टफ़ी को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा गया है, घर का राशन सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। और हाँ माँ जी, सुबह और शाम टफ़ी को पार्क में सैर करवाने भी ले जाना। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और टफ़ी भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए विदा देवी कभी काम समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाह से शालिनी की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं तुम लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लड्डू और बर्फ़ी भी बनाकर लाई हूँ। अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। कहते हुए वह अपने बैग में से सामान निकालकर ले आई और खुशी से ऋषभ और नव्या को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा
कि वहाँ कुछ और अटैचियाँ और बैग रखे थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, यह क्या है बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी शालिनी हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी वो क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है, तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वह भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन विद्या देवी यह सुनकर और भी अचंभित हो गई। तो अमित बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हमें कल सुबह ही निकलना है, तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 10-12 दिनों में ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग गए और अगली सुबह विद्या देवी को टफ़ी के साथ छोड़कर वह सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यह देखकर विद्या देवी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने टफ़ी को भी बड़े प्यार से नहलाया। शालिनी के बताए अनुसार उन्होंने टफ़ी का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपनी खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन टफ़ी खाना खाने को तैयार नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उदास हो गया था। तो विद्या देवी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। तो टफ़ी भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार विद्या देवी उसे अपनी थाली से ही खाना खिला देती और वो बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। विद्या देवी का किसी से बात करने का दिल करता तो टफ़ी से ही हंस बोल लेती। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वह हर रोज़ सुबह शाम टफ़ी को पार्क घुमाने ले जाती, तो वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते तो कभी लूडो कैरम खेलते, तो कभी दादी से कहानी सुनते, तो कभी विद्या देवी काम में व्यस्त होती तो बच्चे टफ़ी के साथ खेलने लगते। विद्या देवी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लेकर आई थी वही उन बच्चों को देती, तो सभी बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं लगता था। जब एक रात वह बिस्तर पे सोने गईं तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन वो बच्चा रोए जा रहा था। वह बाहर निकली तो देखा कि बच्चे के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहला फुसलाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वह दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, ना जाने क्या हुआ है, बस रोए जा रहा है, बच्चे की माँ ने विद्या देवी से कहा। तो विद्या देवी उसे तुरंत अंदर लेकर गई और उसकी नाभि और पेट पर हींग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और विद्या देवी उसके साथ उसकी भाषा में बोलने लगी तो वो खिलखिलाने लगा। बच्चे के मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं, आपके हाथ में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वह दोनों तो विद्या देवी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चे को कभी कभी गैस बन जाती है, जिस कारण वह रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि ना जाने क्या हो गया है बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, ये परेशान नहीं करेगा। कहते हुए विद्या देवी भी अंदर आ गई। सोचने लगी, बेटा बहू को गए हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो वह लोग आए हैं, ना ही उन्होंने फ़ोन करके कुछ बताया है कि वे कैसे हैं और कब आने वाले हैं। यह पूछने के लिए कि वह लोग कैसे हैं, विद्या देवी ने अपने बेटे अमित को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था। ना जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन का कहकर गए थे। सोचते हुए विद्या देवी बिस्तर पर जाकर लेट गई। एक सुबह जब विद्या देवी टफ़ी
पार्क लेकर गईं तो वहीं शालिनी की सहेली मानसी भी पार्क में आई हुई थी। टफी के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वो हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि यह शालिनी की सासू माँ हैं जो गांव से आई हैं। तो मानसी उनसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं शालिनी की सहेली हूँ, यहीं पास में रहती हूँ, मानसी ने कहा। तो विदा देवी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। मानसी बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी जो यहाँ आ गई, नहीं तो मेरी सहेली शालिनी का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो विदा देवी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटा। फिर मानसी ने कहा, अच्छा वो सब छोड़िए आंटी जी, ये बताइए कि वह लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन के भीतर आ जाएंगे, लेकिन 2 सप्ताह होने को आए हैं। तो मानसी ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो शालिनी ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो विदा देवी हैरानी से बोली, 1 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर मानसी तो वहाँ से चली गई, लेकिन विदा देवी सोच विचार में पड़ गई। टफी को लेकर वो घर वापस लौटने लगी, तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। वह जल्दी से वहाँ गई और कारण पूछने पर पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाले रमेश के घर में चोरी हो गई है। अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुरा कर ले गए। यह सुनकर विदा देवी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे। इसी सोच में डूबी विदा देवी टफी को लेकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंची तो तभी फ़ोन की घंटी बजी। विदा देवी ने फ़ोन उठाया तो उनके बेटे अमित की आवाज़ थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? टफी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? तो विदा देवी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। टफी तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो अमित ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, आप वहाँ संभाल लेना। कहते हुए अमित ने फ़ोन रख दिया। तो पीछे से शालिनी ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने, सब ठीक तो है ना? हाँ शालिनी, सब ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है और टफी भी, अमित ने कहा। तो शालिनी खुशी से बोली, देखा, माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना, और एक पंथ 2 काज हो गए। टफी को भी केयर टेकर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम निश्चिंत होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ शालिनी, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था, नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और टफी को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर 1 लाख हो जाता, अमित ने कहा। फिर शालिनी बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दे। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है, हर महीने बाबूजी की पेंशन आती तो है, इससे ज़्यादा पैसे वे क्या करेंगी। अरे शालिनी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था, अमित बोला। लेकिन शालिनी ने पूछा, अमित, तुम्हारी माँ पैसे तो दे देगी ना? तो अमित बोला, अरे देंगी क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि मुझे ज़रूरत है, और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें कहाँ बताई है, तो उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। अमित को लग रहा था कि उसने फ़ोन कट कर दिया है, जबकि फ़ोन अब भी चल रहा था और अमित शालिनी की सारी बातें विदा देवी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद भी इतना नीचे गिर सकती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। फिर खुद से ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच
और स्वाद माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है। लेकिन मेरा अमित तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। लेकिन उनके मन में विचारों की हलचल इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। काफ़ी देर वो यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई आंसू बहाती रहीं। ना भूख लगी ना प्यास। अमित के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उनका ध्यान टफ़ी की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से विदा देवी ने अपने आंसू पोंछे और टफ़ी के लिए खाना ले आई। लेकिन टफ़ी हमेशा विदा देवी के खाने के बाद ही खाना खाता था, इसलिए ना चाहते हुए भी विदा देवी को भोजन के 2 निवाले खाने पड़े। शाम के समय जब विदा देवी बाहर निकली तो पता चला कि रमेश, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह सुनकर विदा देवी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन जब रमेश अस्पताल से घर लौटा तो विदा देवी उससे मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचे। तो रमेश बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं किन दुखों से गुज़र रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ तो खर्चा भी पूरी नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से ये भी खुशी नहीं देखी गई हमारी। अब कैसे होगी बेटी की शादी, क्या करूं समझ नहीं आता। कहते हुए रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। रमेश की हालत देखकर विदा देवी त्वरित हो उठी। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। विदा देवी ने कहा। एक बेटे के पिता की लाचारी देखकर विदा देवी से रहा ना गया। अगले दिन ही उन्होंने अपने गांव में फ़ोन किया और पड़ोसियों से 1 लाख भेजने को कहा। यह भी कहा कि गांव आने के बाद वो लौटा देंगी। अब विदा देवी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले ही दिन पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर विदा देवी रमेश के घर गई और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर रमेश बोला, अरे यह क्या है? खोलकर देखा तो पैसा देखकर वो चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे? तो विदा देवी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। फिर रमेश बोला, अरे नहीं नहीं, यह पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे यह सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। आप मना करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए। विदा देवी ने कहा तो रमेश भरी आंखें लिए बोला, आपका यह एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे। तो विदा देवी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं है। आस पड़ोस के सभी लोगों ने विदा देवी के इस कदम की खूब तारीफ़ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोस वाले भी रमेश की मदद के लिए आगे आ गए और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी विदा देवी घर आकर बैठी ही थी कि उनकी बहू शालिनी का फ़ोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे, खाना बनाकर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे मैं छोड़कर गई थी। ठीक है बहू, विदा देवी ने कहा और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह विदा जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। आज उनके पति की बरसी थी, इसलिए मंदिर जाने के लिए वो सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई थी। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूरी बनाने लगी और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए भी बनाया। टफ़ी को घर में ही छोड़कर वो मंदिर चली गई। मंदिर जाकर भगवान को माथा टेककर भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आई तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगी। तभी
उनकी नज़र वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे ही वो खाना देने के लिए उनके पास जाने लगी, तभी उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। कद-काठी से वो महिला उन्हें जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही विदा जी प्रसाद देने लगी, तो उनकी नज़र उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था सरोज देवी। देखते ही विदा जी का कलेजा धक से रह गया। सरोज, तुम मेरी सहेली सरोज हो ना? कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए सरोज जी उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। ये सब कैसे हो गया सरोज? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थी, गांव छोड़कर उनके साथ शहर में आई थी और बहुत आराम से रह रही थी। तो सरोज जी रोते हुए बोली, क्या बताऊं कमला, दोनों बेटों की बड़ी शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी, तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे थे। फिर दोनों बेटों और बहुएं हमें अपने साथ ही यहीं लेकर आ गए। हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर पर रहते थे और 3 महीने छोटे बेटे के घर पर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया, तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने कितना रोका था मुझे कि अपने जीते जी अपने हाथ काट कर बच्चों को मत दो, लेकिन मैं ही नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया और छोटे बेटे ने और बहू ने मेरी जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा यह हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूँ। दो बेटों के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रही हूँ कि किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊँ। कहते हुए सरोज जी फूट फूट कर रो पड़ी। विदा जी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्ध आश्रम क्यों, तुम मेरे साथ चलो। विदा जी अपनी सहेली को घर लेकर आई। सरोज, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ और ये लड्डू खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। बच्चों के लिए लेकर आई थी, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था लड्डू खाने के लिए। विदेश जो जाना था। कहते हुए विदा जी की आंखें भर आई और वो नाश्ता बनाने रसोई में चली गईं। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। उसी समय दरवाजे की बेल बजी। विदा जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने शालिनी और अमित खड़े थे। लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर शालिनी प्रश्नवाचक निगाहों से विदा जी की ओर देखने लगी। तो विदा जी बोली, बहू, ये मेरी सहेली है, बेचारी बहुत परेशान थी, इसीलिए इन्हें मैं अपने साथ। विदा जी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही शालिनी चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है ना, जो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रही है ये समाज सेवा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? विदा जी हैरानी से बोली। तो अमित ने कहा, माँ ठीक तो कह रही है शालिनी, ये हमारा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं। यह सुनकर विदा जी हक्की बक्की रह गई और फिर बोली, हाँ वैसे तो ठीक कहा तुमने, यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर की और टफ़ी की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज़्यादा हैसियत कहाँ है मेरी? फिर मैं किस हक से अपनी सहेली को यहाँ लेकर आ गई? अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुके हैं तो इस चौकीदार का क्या काम? तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए विदा जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो ऋषभ और नव्या दादी को आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर विदा जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। बदले में वो अपनी औलाद से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आँख मूंद कर वो अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों ने अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना, तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। विदा जी की बात सुनकर शालिनी और अमित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी विदा जी अपनी बहू शालिनी से बोली, ध्यान से देख लो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़ कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? शालिनी ने कहा। तो विदा जी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था, जो मुझे यहाँ बुला लिया था। तो अमित बोला, माँ, हमने बहुत सोचा था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। विदा जी ने कहा, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को ही नहीं समझ पाए। और बहू, तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आती? अरे, मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमे के जिन पैसों पर तुम्हारी नज़र है, उन पैसे को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे मैं दे दूंगी। विदा जी की यह बात सुनकर अमित और शालिनी शर्मिंदगी के कारण स्वयं को जमीन पर गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देरी किए विदा जी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकली तो अमित और शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय साथ वाले घर में रहने वाली उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी बात की कोई परेशानी ही नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं हैं तो मुझे तो आप में ही ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप भी चली जाएंगी? सामने से आते हुए रमेश ने उन्हें देखा तो वो भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए वो विदा जी के चरण छूने लगा तो विदा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैं तो समझाती हूँ। आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझ पर उपकार किया है। उसी समय ऋषभ और नव्या के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठा हो गए और सभी एक स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर विदा जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी शालिनी और अमित उनके सामने भरी आंखों से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अमित बोला, माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ हमने गलती ही ऐसी की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन आप तो माँ हैं ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ करती हैं। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माँ, बस एक मौका दे दो अपनी सेवा करने का। तो शालिनी बोली, माँ जी, हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यहीं रहिए। मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो विदा जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही होगा। वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहाँ खुशी से अपना बाकी का जीवन बिता लेंगी। विदा जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दिए। जैसे ही वो ऑटो में बैठने लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो टफ़ी ने उनका पल्लू पकड़ा था। उसे देखते ही विदा जी की आंखें भर आईं। 1 महीने में उनका टफ़ी के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था, लेकिन वो खुद को कमज़ोर पड़ने देना नहीं चाहती थी।
इसलिए स्वयं को संयमित करते हुए उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और सरोज जी के साथ ऑटो में बैठ गए। तभी टफ़ी भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग टफ़ी का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। विदा जी ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर विदा जी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान भले समझे या ना समझे, लेकिन ये बेजुबान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब टफ़ी मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए विदा जी ने ऑटो वालों को चलने का इशारा किया और गांव के लिए निकल गई। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप कमेंट करके ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही अच्छी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।